नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ निर्णय अवलोकन निर्णय विश्लेषण की आज की कड़ी में। मित्रों, जब हमने यह चैनल शुरू किया था तो हमने एक नियम बनाया था कि हम सिर्फ निर्णय जजमेंट का ही विश्लेषण करेंगे, हम कानूनों के विश्लेषण में ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम कानूनों का विश्लेषण भी साथ में करें, जो हमारे सेक्शंस हैं, एक्ट हैं, उनका विश्लेषण भी करें। लेकिन जो हमने एक नियम बनाया था, जो हम अब सोच रहे हैं, ये दोनों नियम आपस में विरोधाभासी हो रहे हैं। तो अब क्या करें क्या करें क्या करें कि हम निर्णय का अवलोकन भी कर लें और कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे हैं कानूनों का विश्लेषण भी कर दें। दोनों बातें विरोधाभासी हो रही हैं, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए दोनों नियमों को लेते हैं और दोनों नियमों को आपस में लड़ाते नहीं हैं, इनके बीच का कोई रास्ता सामंजस्यपूर्ण निकालते हैं कि जिससे नियम भी सुरक्षित रह जाए, उनका उद्देश्य भी पूरा हो जाए। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था? हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि हम निर्णयों का एक जजमेंट जो रोजाना प्रैक्टिस में काम आते हैं, उन निर्णयों का विश्लेषण करें। लेकिन निर्णय बिना कानून के निर्णय नहीं आएंगे, उनका विश्लेषण कैसे होगा? तो दोनों चीजें पूरी हो जाए तो इनके बीच में से सामंजस्यपूर्ण एक रास्ता निकालना पड़ेगा। जी हाँ, यही सामंजस्यपूर्ण जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, यही आज हमारा विषय है। जब दो कानूनों के बीच में, जब दो नियमों के बीच में कहीं ना कहीं विरोधाभासी नियम आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ विरोध उत्पन्न हो जाता है कि एक की बात मानी जाए जब दूसरे की बात मानी जाए, तो बीच में से एक रास्ता निकाला जाता है। वो जो रास्ता होता है उसे कहा जाता है सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन, यानी कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जैसा कि हमने दो नियम बनाए थे, एक नियम ये हमारा बना हुआ है कि हम जजमेंट्स का विश्लेषण करेंगे, दूसरा नियम आ गया कि हम कानूनों का विश्लेषण करना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का रास्ता क्या है कि जब हम निर्णय का विश्लेषण करें तो उस निर्णय के अंदर जो कानूनों का वर्णन हो, हम उनका विश्लेषण साथ साथ करते रहें। यही हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है। इसको और समझते हैं। एक वाद आता है 1954 का, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 202, रामकृष्ण बनाम विनोद। ये जो वाद है, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 पे आधारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें क्या है कि जो धारा 33 खंड 2 क्या कहते हैं? धारा 33 खंड 2 वो कहता है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बन सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका अवलोकन किया तो क्या आया निकल के कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता है। लेकिन जब साथ में दूसरा धारा आई, दूसरी धारा जो 123 खंड 8 कहती है इसी कानून की, क्या कहती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी वोट देने के अलावा, वोट जिसको देना चाहे, देने के अलावा किसी प्रत्याशी की सहायता नहीं करेगा, किसी भी प्रत्याशी की सहायता नहीं करेगा। अब दोनों बात अलग अलग हो गई, दोनों विरोधी बात हो गई। अगर वह प्रत्याशी का अनुमोदन करता है या प्रस्तावक बनता है तो कहीं ना कहीं वह उसकी सहायता कर रहा है। लेकिन दोनों कानून तो गलत भी नहीं हो सकते। तो विधायिका का उद्देश्य क्या रहा होगा? जब इसका अर्थान्वयन करने की बात आई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीच का रास्ता है। और उसका मतलब ये निकलता है, जब बीच का रास्ता निकालते हैं, अर्थान्वयन इसका हम करते हैं, जब इसका निर्वचन करते हैं, तो बीच के रास्ते का निर्वचन यह आता है कि सरकारी कर्मचारी किसी प्रत्याशी की सहायता नहीं करेगा वोट देने के अतिरिक्त, लेकिन वह उसका प्रस्तावक या अनुमोदक बन सकता है। इसके अलावा वो कोई सहायता नहीं करेगा। दोनों नियम रह गए, दोनों की बात रह गई। हुआ कि किसी विशिष्ट उपबंधों को ऐसे निर्वचन नहीं किया जा सकता कि दूसरे उपबंध की अवहेलना हो। दोनों के बीच में एक सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी आपको ऐसे कि दोनों का नियम रह जाए, दोनों की बात रह जाए। किसी भी एक नियम को ऐसे आप
नहीं निर्वचित कर सकते कि दूसरे नियम की बात या दूसरे नियम का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए, या जो विधायिका ने उसके लिए आपका नियम बनाया उस विधायिका का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य विफल हो जाए। कभी भी विधायिका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं बना सकती कि दूसरे उद्देश्य की उसमें अवहेलना हो। यह एक सिद्धांत लेके हम लोग चलते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण और है, जो एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का 2005 में आया, जो काफी उपयोगी रहता है हम लोगों का। सेलम बार एसोसिएशन, सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट, जो 2 अगस्त 2005 को आया और AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 3353 पेज में रिपोर्ट किया गया। इस जजमेंट में ऑर्डर 8 रूल 1 CPC और ऑर्डर 8 रूल 10 CPC दोनों में सामंजस्य करने की बात की गई। 8 रूल 1 और ऑर्डर 8 रूल 10 में किस प्रकार सामंजस्य किया जाएगा, न्यायालय को देखना था। ऑर्डर 8 रूल 1 क्या कहता है कि कोई भी जब प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो वह सम्मन की तामील के 30 दिन के अंदर अंदर आपका प्रतिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और यदि आप 30 दिन तक अपना प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तब आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र देंगे। न्यायालय आपका जो समय है, समय की मांग करेंगे, और जो आपका समय है न्यायालय 60 दिन तक बढ़ा सकता है, यानी कि आपका न्यायालय समय बढ़ाने की शक्ति है 60 दिन तक। और उसके पश्चात आपका कोई भी जवाब दावा दाखिल नहीं होगा। 30 दिन एक और 60 दिन एक, 90 दिन के पश्चात आपका जवाब दावा दाखिल नहीं हो सकता है। ये मैंडेटरी प्रोविजन था। और ऑर्डर 8 रूल 10, ऑर्डर 8 रूल 10 क्या कहता है? ऑर्डर 8 रूल 10 कहता है कि जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित समय के अंतर्गत लिखित कथन आप प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो न्यायालय आपके विरुद्ध निर्णय भी सुना सकता है और न्यायालय आपके विरुद्ध डिक्री भी पारित कर सकता है। अब दोनों नियमों को जब लेकर यह प्रश्न आया कि क्या 90 दिन के पश्चात भी जवाब दावा दाखिल किया जा सकता है, इसका सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु में के निर्णय में जब माननीय न्यायालय ने 2005 में इसका अवलोकन किया, तो माननीय न्यायालय ने क्या पाया कि माननीय न्यायालय ने यह पाया कि हमें दोनों कानूनों का, दोनों नियमों का, ऑर्डर 8 रूल 1 और ऑर्डर 8 रूल 10 का सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन निर्वचन करना पड़ेगा। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। यानी कि यदि यह साबित हो जाता है कि जो आपका जवाब दावा था उसे आप प्रस्तुत करने में कोई अपवाद स्वरूप, मान ली कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती रहा, उस समय बीमार हो गया, कोई अपवाद, ऐसा अपवाद जो न्यायालय के अपवाद की श्रेणी में आए, जिसे न्यायालय माने क्या अपवाद था, उसकी बिल्कुल परिस्थितियां ऐसी थी कि जवाब दावा दाखिल नहीं कर सकता था, तो वह जवाब दावा आपका पत्रावली में ग्रहण कर सकता है। और यदि न्यायालय को यह लगता है कि जो ये कारण बता रहा है, कोई भी कारण, जो भी अपवाद आप कोई कारण बता रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं है, जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तब न्यायालय जो उसका नियम है ऑर्डर 8 रूल 10 का, उस नियम के अंतर्गत आपका जवाब दावा नहीं दाखिल करेगा, अपितु प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णय सुनाएगा, उसके विरुद्ध डिक्री पारित की जाएगी। यह माननीय न्यायालय ने सेलम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह सिद्धांत दिया कि सामंजस्यपूर्ण अध्ययन करने का काफी निर्णय इस संबंध में है। जो सबके निर्णयों का अवलोकन करेंगे तो एक ही बात निकल के आएगी कि जब किसी कानून के एक से अधिक उपबंध एक दूसरे के विरुद्ध हो, तो न्यायालय को उन उपबंधों का सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन करना चाहिए। यदि संभव हो तो ऐसा अर्थान्वयन करना चाहिए कि सभी उपबंधों का प्रभाव बना रहे, कोई भी उपबंध प्रभावहीन नहीं हो। यह सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन था जिसकी हमने चर्चा की। आपको पसंद आया होगा। और अब एक प्रश्न और भी है। प्रश्न क्या था जो हमने कल पूछा था? एक प्रश्न, वो प्रश्न था कि
रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट क्या है, इन दोनों में क्या इनमें कोई फर्क है या दोनों एक ही, इसमें क्या फर्क तो दिख ही रहा है कि नॉन रिपोर्टेबल और रिपोर्टेबल, क्योंकि अब जब ऑनलाइन भी आप चेक करते हैं जजमेंट तो वहां लिखा हुआ ऊपर ही आ जाता है कि रिपोर्टेबल या नॉन रिपोर्टेबल। तो क्या दोनों एक ही है? इसका एक प्रश्न माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने 2017 में एक बार जो आया उसमें माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने भी इसको देखा। जो निर्णय था वो यह था कि धर्मराज भानु शंकर दवे वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ गुजरात का जजमेंट है जो 19 जनवरी 2017 को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने पारित किया, और जो 2017 के सुप्रीम गुजरात 88 पेज में भी है और 2017 एसएससी ऑनलाइन के गुजरात के 2019 पेज में भी है। इसमें यह प्रश्न आया कि एक व्यक्ति जो धर्मराज जी थे, इनका एक मुकदमा चला जो विभिन्न आईपीसी की धाराओं में था, उस पर एक जजमेंट आया और एक वेबसाइट ने उस जजमेंट को अपने यहां पब्लिश कर दिया। और जब पब्लिश कर दिया तो इन्होंने माननीय न्यायालय में उस पब्लिकेशन पर रोक लगाने की मांग की कि यह नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट था, नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट को पब्लिश नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे बड़ा विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नॉन रिपोर्टेबल का जो मतलब है और रिपोर्टेबल का जो मतलब है, रिपोर्टेबल जजमेंट वो हुआ कि जिसके लिए सर्टिफाइड कॉपी थर्ड पार्टी ले सकती है, लेकिन नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट के लिए सर्टिफाइड कॉपी यदि थर्ड पार्टी लेती है तो उसे एक एफिडेविट देना होगा। इसके अतिरिक्त इन दोनों में कोई फर्क नहीं था। और निर्णय के अलावा भी हमने जो इसमें विश्लेषण किया तो यह निकल के आया कि निम्न न्यायालय में यदि आप नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट की कॉपी फाइल करते हैं तो उस निम्न न्यायालय आपसे, अधीनस्थ न्यायालय आपसे उसकी सर्टिफाइड कॉपी की डिमांड कर सकता है। उस पे अपना मत व्यक्त करने से पूर्व उसकी सर्टिफाइड कॉपी की डिमांड कर सकता है। क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने जब दिया तो उनका 151 का जो नियम रूल है उसके तहत सर्टिफाइड कॉपी जो अप्लाई आप करेंगे, उस सर्टिफाइड थर्ड पार्टी अप्लाई करेगी तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा थर्ड पार्टी को। और इस 151 जो रूल है इससे संबंधित मार्च में एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, गुजरात हाई कोर्ट के रूल्स 151 में और आरटीआई एक्ट के जो प्रावधान है, इन दोनों के मध्य का एक अलग से हम एक वीडियो लेके आएंगे आपके समक्ष। तो उसमें चर्चा करेंगे, जजमेंट की चर्चा करेंगे। उसमें एक बहुत अच्छा जजमेंट है, इसको समझने के लिए, आरटीआई एक्ट को समझने के लिए उसके हम अलग से एक चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ जो इस तात्पर्य में, जिस तारतम्य में हम जो इसका तात्पर्य निकाल रहे हैं वो इतना है कि नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट जो है वह जजमेंट है जिसकी थर्ड पार्टी यदि कॉपी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करती है तो उसको उसके लिए एफिडेविट देना पड़ेगा। क्योंकि आप तो दोनों, आप सुप्रीम कोर्ट के हम साइट खोलते हैं तो रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल दोनों पब्लिश है ना, तो माननीय न्यायालय का तो पब्लिक होते ही है सब निर्णय। लेकिन अगर उस पर रिलाई करने के लिए निम्न न्यायालय आपसे सर्टिफाइड कॉपी की डिमांड कर सकती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।